प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स का दूसरा लेसन पढ़ेंगे। और हम लोग उस दिन ग्राफ के बारे में पढ़े थे और गति के प्रकार पढ़े थे। आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे बात आती है कि दूरी क्या है, दूरी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को समझना है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी को हम एस से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। माने वस्तु जिन जिन रास्तों से होकर गुजरती है, समझ गए? आप लोग जैसे घर से आए होंगे, जिन जिन रास्तों से गुजरते हुए आए होंगे उसकी टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी की गणना हम करेंगे बच्चों तो केवल उसमें दिशा का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि दूरी का कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। आप दिशा समझते हैं, कभी घर से चले होंगे तो कभी पूरब साइड मुड़े होंगे, कभी पश्चिम से, बड़े बदलती दिशाओं में आए होंगे। एक दिशा से आए हैं, कोई निश्चित दिशा है? नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। तो आप लोग दूरी समझ गए। किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसे ए से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है और इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि इसलिए है कि दूरी में केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है। मान लो किसी वस्तु का दूरी हम बोले कि 5 मीटर है, तो इसमें दो चीज के हमको पता चल रहा है, केवल मात्रक और परिमाण का। मात्रक और परिमाण का, यानी 5 जो है आपका 5 परिमाण है और ये मात्रक। इसमें दिशा का जिक्र नहीं है। समझ गए? अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी विस्थापन क्या है? तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को एस या डी से सूचित करते हैं। इसका ही एसआई मात्रक मीटर होता है और इसका भी सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। बच्चों, मैंने बताया भी कि दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि उसमें सिर्फ परिमाण है, मात्रक है। और जबकि विस्थापन जो है सदिश राशि, क्योंकि एक निश्चित दिशा में तय की दूरी है ना। तो आप पढ़े कि निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के उसके न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। एक दूरी और विस्थापन हम आप लोग को ड्राइंग के द्वारा बता रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए ए स्थिति पर आपका घर है, ए स्थिति पर आपका घर है, ठीक है? यहां से आप चले 5 मीटर की दूरी पर, फिर इस बिंदु से दिशा बदल दिए। यहां पर मान लीजिए आपने आ गया 10 मीटर, फिर यहां पर सी बिंदु के बाद फिर आपने दिशा बदल दिया, फिर मान लो 5 मीटर, फिर आपने इसने फिर दिशा बदल दिया। कितने? मान लीजिए 8 मीटर, फिर आपने इसे दिशा बदल दिया 6 मीटर। सी इसको मानते हैं डी, इसको ई, आई इसको एफ। तो कहेंगे ए को क्या कहेंगे? प्रारंभिक स्थिति। ए को क्या कहेंगे?
और एफ को क्या कहेंगे? अंतिम स्थिति। हम कहें कि ए बिंदु से लेकर एफ बिंदु तक का कुल दूरी कितनी होगी, तो क्या करेंगे? टोटल दूरी को हम जोड़ देंगे, पूरा इसका डिस्टेंस जोड़, हाँ, उसकी रास्ते की टोटल लंबाई को हम, जितना रास्ता तय किया गया है, माने बस आप जिन जिन रास्तों से होकर गुजरे हैं ना, गुजरे ना, तो यहाँ तक कि जितने दूरी दिया हुआ है, लंबाई की मान दिया हुआ, उसको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, तो आपका दूरी निकल जाएगा। जैसे कि इसका दूरी 5 मीटर जोड़ 10 मीटर जोड़ 5 मीटर जोड़ 8 मीटर जोड़ 6 मीटर, कितना हुआ टोटल? 34 मीटर हुआ। 34 ना, ये आपका 34 मीटर हुआ। ठीक, समझ गए? कितना हुआ? 34, 5 10 5 15 15 5 20 20 28 28 6 34 मीटर, समझ गए? अब बात आती है, मैंने बोला विस्थापन किसे कहते हैं, कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी, यानी इसकी शॉर्टकट दूरी को क्या कहते हैं? इसको विस्थापन कहते हैं। जैसे कि आपको ये एफ जो है विद्यालय है, और ये आपका घर है, तो यहाँ सारे आपको बहुत दूरी तक करना पड़ा, 34 किलोमीटर। आप किन दूरी से जाइएगा कि आप जो है विद्यालय से घर आप बहुत जल्दी पहुंच जाइएगा। शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट स्थिति क्या है, कहिए कि ए से लेकर एफ तक चलेंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, तो सब शॉर्टकट ही हुआ। यही शॉर्टकट जो दूरी हुआ बच्चे, ये क्या हुआ आपका? इसी को हम कहते हैं विस्थापन। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के न्यूनतम दूरी के, उसको शॉर्टकट दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? अच्छा समझ आ रहा है? ठीक, अच्छे समझ गए? अब बात समझना है इसमें, अब विस्थापन समझ गए, अब विस्थापन के बारे में और समझना है कि विस्थापन का मान जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। जब कोई वस्तु, मान लीजिए ये हम डस्टर को उधर ऊपर फेंकते हैं, तो 2 मीटर ऊपर जाता है, फिर उधर ऊपर से फिर नीचे आ जाता है, तो कितना दूरी तय किया बताइए? नहीं, 2 मीटर ऊपर गया, फिर 2 मीटर से नीचे आया, तो कुल 4 मीटर दूरी तय किया। लेकिन अब बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति यहीं पर, यही सब वस्तु फेंके थे, यहीं पर आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? शून्य हो गया। क्या समझ में आया? तो इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छा समझ गए। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर कि विस्थापन जो है कब धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है और कब शून्य होती है। इसके लिए एक सरल रेखा हम लोग बनाएंगे, ठीक ना? हाँ, ध्यान देना होगा। सरल रेखा विस्थापन दिखाने के लिए क्या करेंगे? यदि एक कण एक सरल रेखा में गतिशील हो तो उसके विस्थापन s को और उस कण की प्रारंभिक स्थिति को हम x1 से और अंतिम स्थिति को x2 से सूचित करते हैं। मान लिया कि t1 समय पर कोई कण a हो, तो इसका स्थिति क्या हो जाएगा? x1 बराबर 1 मीटर, और t2 समय पर कण b हो तो x2 के मान क्या हो जाएगा? 3 मीटर होगा। तो इसका हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, यानी s बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी x2 माइनस x1। तो आप घटाइए तो 3 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 2 मीटर। समझ गए?
अब फिर क्या मानेंगे आप अपोजिट मानेंगे ना। यदि कोई वस्तु t1 समय पर क्या है कण B हो तो वहां पर इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, x1 बराबर 3 मीटर और x2 बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो इस स्थिति में हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चे, s बराबर x2 माइनस x1, यानी हम क्या करेंगे x2 में से x2 क्या है 1, इसका क्या है 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ऋणात्मक। जब आपको बता दिए ना कि जब किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों एक ही बिंदु हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कोई वस्तु या इस वस्तु पर जाकर यहां से आकर यहां खुद यहां पर इस वस्तु पर आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, यानी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये समझ गए। तो यदि कोई वस्तु का विस्थापन जो है धनात्मक होता है तो उसका अंतिम स्थिति जो होगा, अंतिम स्थिति जो है प्रारंभिक स्थिति के किस ओर होगा, दाईं ओर होगा। और यदि विस्थापन जो है ऋणात्मक होगा तो उसका अंतिम स्थिति बाईं ओर होगा। क्या आप समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब शून्य होता है। क्या आपको बढ़िया समझ में आ गया। अब बात आती है दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो मैंने अभी बताया किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और जबकि विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के सबसे न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, दूरी को सूचित करते हैं, जबकि विस्थापन को एस या डी से सूचित करते हैं। और ये दूरी में दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, इसलिए दूरी अदिश राशि है। आज जबकि विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा जो दूरी धनात्मक होता है, आज जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। अब बताइए बच्चों, क्या आप लोग को दूरी और विस्थापन के बारे में अच्छा से समझ में आया कि नहीं। समझ गए। किसी रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं दूरी, और किसी रास्ते की शॉर्टकट की दूरी को क्या कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट आप लोग ने ठीक से समझ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। चाल, अब चाल हम लोग पढ़ेंगे। चाल क्या है। चाल क्या है। चाल की डिफिनेशन, स्पीड मीन्स चाल। चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। समझ गए। इकाई समय में जो दूरी तय करती है उसे क्या कहते हैं चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। समझ गए। चाल व्युत्पन्न राशि है कि आधार राशि है, व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि चाल का मात्रक जो है आधारी राशि पर डिपेंड करता है। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक अब बाटा में समय का मात्रक। ठीक है बच्चों, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो आपने चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। कैसे समझ गए। चाल का सीरियस मात्रक बोलेंगे तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। समझ गए। और चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। चाल को हम भी से सूचित करते हैं। चाल का सूचित करते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भी बराबर
एस बाटा टी लिख सकते हैं। अब आते हैं बच्चों चाल का टाइप, यानी प्रकार। चाल कितने प्रकार के होते हैं? चाल 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एक समान चाल, असमान चाल, तीसरा है तात्क्षणिक चाल और चौथा है औसत चाल। समझ गए? तो अब इसमें चाल के मैं प्रकार के बारे में बता देना चाहता हूं, आप लोग चाल के बारे में समझ जाएं। एक समान चाल क्या है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी की चाल जो है, ध्यान दीजिए, कोई गाड़ी प्रथम 10 सेकेंड में 40 मीटर जाती है, 10 सेकेंड में 40 मीटर जाती है, फिर अगले 10 सेकेंड में वो 40 मीटर जाती है, फिर उसके बाद 10 सेकेंड में कितनी जाती है? 40 मीटर जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक समान चाल। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे हम क्या कहते हैं? समान चाल कहते हैं। समझ आ गया? अब होता है असमान चाल। क्या है? यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, उसे हम क्या कहते हैं? असमान चाल। जैसे मान लीजिए असमान चाल कैसे होता है, उसका उदाहरण समझ लीजिए। पहले रेलगाड़ी जो खुलती है स्टेशन से, देखते हैं पहले बहुत धीरे धीरे खुलती है, धीरे धीरे खुलती है ना, फिर उसके बाद धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ता जाता है, और फिर जिस स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है तो फिर अपना स्पीड धीरे धीरे कम कर देती है। यही बच्चों है असमान चाल। क्या समझ गए? असमान चाल समझ में आ गया? अब है तात्क्षणिक चाल। तो किसी खास जगह पर, किसी खास समय में जब किसी वस्तु का जो वेग होता है, उसे क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल। मान लीजिए जब कोई वस्तु का जो है किसी खास समय में 10:40 और 20 सेकेंड पर एक खास जो चाल होता है, उसे क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल। आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि एकाएक कभी कभी गाड़ी की चाल बढ़ जाती है, कभी कभी एकाएक गाड़ी चाल घट जाती है, तो उसको कहते हैं तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल समझ में आ गया? अब आता है औसत चाल। तो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। औसत चाल, औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बाटा में कुल समय, कुल दूरी बाटा में कुल समय। समझ गए? इसी पर एक मैं न्यूमेरिकल बताता हूं आपको। अच्छा, औसत चाल का भी, औसत चाल को हम क्या सूचित करते हैं? v डैश, ऊपर लिख देंगे v के ऊपर, तो ये क्या बताएगा? औसत चाल। औसत जो चाल का मात्रक होता है, जो चाल का मात्रक होता है वही औसत चाल का मात्रक होता है। तो औसत चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ आ गए? तो अब है एक औसत चाल निकालने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। यदि कोई वस्तु जो है 36 मीटर की दूरी, यदि कोई वस्तु 36 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में, 36 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में, और पुनः फिर 36 मीटर की दूरी जो है वह 6 सेकेंड में तय करती है, तो उसका औसत चाल क्या होगी? हम क्या करेंगे? कुल दूरी जोड़ देंगे, इसका कुल दूरी जोड़ देंगे। मैंने क्या बताया? पहला कुल दूरी, तो पहला 36 मीटर, दूसरा भी दूरी कितना था? 36 मीटर था है? हाँ, लेकिन 36 और 36 कितना हुआ? 72 मीटर
कुल दूरी कितना हुआ? 72 मीटर हुआ। अगर हम इसका समय जोड़ेंगे तो पहला समय कितना था? 4 सेकेंड। पहला था 4 सेकेंड और दूसरा था 6 सेकेंड। तो अब बताइए कुल कितना हो गया? 10 सेकेंड हो गया। तो क्या करेंगे कि हम इसका औसत चाल निकालेंगे। इसका औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी कितना है? 72 मीटर। अब आटा में कुल सिवाई कितना है? 10 सेकेंड। भाग दे दीजिए। 7.2 मीटर प्रति सेकेंड। क्या औसत चाल आप समझ गए? क्या औसत चाल समझ गए? तो आप लोग चाल के बारे में समझ गए। बच्चों अब आते हैं बात इसमें चाल का। हमको एसआई मात्रा क्या था? मीटर प्रति सेकेंड। कभी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा मात्रा में दिया रहता है, उसको चाल को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ता है। इसके लिए कैसे करेंगे? पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में एक हम चेंज कर देते हैं ना। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर प्रति सेकेंड होंगे? तो क्या करेंगे कि किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और बाई एच मतलब आवर मीन्स घंटा। और 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 यानी 60 गुने 60 लिख सकते हैं। 3600 सेकेंड। 5 दूना 10, 18 दूना 36 यानी 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो कितना भी कोई किलोमीटर प्रति घंटा दिया होगा, बस क्या करना है उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए बस 5/18 से आप गुना कर दीजिएगा। जल्दी आंसर आ जाएगा। बहुत जल्दी आप बना दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? 54 गुने 5/18 लिख देंगे। और 18 तिहाई 54 5 तिहाई प्रति सेकेंड। क्या समझे? समझ गए? आप बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं ना। अगर कोई चीज अगर मीटर प्रति सेकेंड दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो पहले क्या करो? पहले 1 मीटर प्रति सेकेंड को पहले क्या करो? उसको बदलो। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 1000 से हम भाग दे देंगे। जैसे कि 1/1000 हो जाएगा। अब 22 सेकेंड नहीं, एक मीटर पर सेकेंड है जी। 36 हो जाएगा ना जी। सेकेंड को जब घंटा बदलेंगे तो 3600 भाग देंगे ना। 3600 भाग देंगे ना। कैसे कि 3600 सेकेंड में क्या होता है? 1 घंटा। जैसे घंटा में चेंज किया गया है तो ये हो जाएगा 3600 ऊपर हो जाएगा और 1000 हो जाएगा नीचे। ये हो जाएगा 18 5 5 दूरी के यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो अगर कोई मीटर प्रति सेकेंड दिया हो, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना हो, तो किससे गुना करेंगे आप? 18/5 से आप गुना करेंगे तो निश्चित है कि उसका मान आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? ठीक। अब बच्चों हमको पढ़ना है वेग। क्या पढ़ना है? वेग पढ़ना है। वेग वेलोसिटी में वेग होता है। वेग किसे कहते हैं? ध्यान देना है। इकाई समय में
इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एक दूसरे ढंग से भी परिभाषा दे सकते हैं, दिशा युक्त चाल को हम क्या कहते हैं? वेग। जिस चाल का दिशा हो, आप लोग पढ़ा था कि चाल जो है अदिश रहती है, चाल में दिशा, लेकिन चाल के साथ अगर हम दिशा का जिक्र कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक। तो इकाई समय में तय किए विस्थापन को हम वेग कहते हैं, या दिशा युक्त चाल को हम वेग कहते हैं, या कह सकते हैं एक और तरीका से, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। जब दिशा बोल दिया, इकाई समय बोल दिया, तो समझ लो कि दिशा परिमाण दोनों आ गया। तो आप चूंकि जानते हैं वेग, इससे साबित होता है कि वेग सदिश राशि है कि अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। वेग क्या बच्चों? सदिश राशि है। समझ आ गया? वेग क्या है? सदिश राशि है। और वेग बराबर, वेग को क्या सूचित करते हैं? भी से। वेग को क्या सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के वेग होता है, एक अंतिम वेग होता है और एक प्रारंभिक वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को भी से सूचित करते हैं। ठीक है? यानी वेग बराबर जो होता है, वेग बराबर विस्थापन बाटा समय होता है। समझ में आ गया? विस्थापन बटा में समय, या कह सकते हैं भी बराबर एस बाटा में टी। विस्थापन को हम एस से भी सूचित करते हैं। अब बात आती है कि वेग का, अच्छा वेग की जो है वो कौन सी राशि है? दिशा परिमाण दोनों होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय पढ़ लिए। वेग क्या है? सदिश राशि है। और वेग का एसआई मात्रक क्या होगा? वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर प्रति सेकेंड। देखिए इसका आपको मात्रक निकल जाएगा। वेग का मात्रक, वेग का मात्रक आप जानते हैं, विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक क्या बताए? और समय का मात्रक, समय का मात्रक। तो विस्थापन का मात्रक मैंने मीटर बताया ना, और इसका समय का मात्रक सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्या समझ में आया? और सीजीएस मात्रक बोले तो, सीजीएस मात्रक बोले तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दिशा बदलने से किसी वस्तु का वेग बदल जाता है। दिशा बदलने से किसी वस्तु का वेग बदल जाता है। समझ गए? और वेग धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य होता है। क्योंकि आप समझते हैं कि विस्थापन जिसमें आ गया, विस्थापन बटा, जैसे विस्थापन समझते हैं तीन होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। प्रकार बच्चों वेग जो होते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होते हैं। आप लोग पहले समझ गए? तो मैं अगले पीरियड में आप लोग को वेग जो है प्रकार और वेग के और आगे डिटेल्स जो है हम आगे बताएंगे। तब तक आज इतना ही तक। ठीक बच्चों, अब क्लास समाप्त करते हैं।